तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल की मोस्ट अवेटेड तेलुगु हॉरर फिल्म जिसका नाम है किष्किंधापुरी। फिल्म के अंदर रामायण से रिलेटेड कई रेफरेंसेस हैं। इनफैक्ट फिल्म का नाम ही किष्किंधापुरी है। किष्किंधा मतलब हनुमान जी की नगरी, सबको पता है। फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है राघव, जो कि भगवान राम का नाम है, और फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम है मैथिली, जो कि माँ सीता का भी एक नाम है। और भी कई रेफरेंसेस हैं छुपे हुए, जो कि मैं कहानी के साथ साथ बताता रहूँगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत किष्किंधापुरी नाम के टाउन से होती है और ये समय था 1989 का। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जहाँ पर 6 लोग मौजूद थे और ये लोग यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत कर रहे थे, जिसका नाम ये लोग रखे थे स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन। और यहाँ मैं बता दूं कि रावण की जो सोने की लंका थी ना, उसे स्वर्ण माया भी कहा जाता था। तो इस वक्त यहाँ पर लाइट नहीं थी और ये लोग मोमबत्ती जलाकर कुछ काम कर रहे थे। तभी वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है, जबकि उन लोगों के सिवा वहां पर बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था और ये जो भी थी बहुत ही भयानक तरीके से रो रही थी। तो भाई ये लोग तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि भाई कौन है यार बिल्डिंग में हमारे सिवा, कौन रो रहा है ऐसे। अब ये लोग 6 जने थे, तो सब लोग कहते हैं कि चलो साथ में चलकर देखते हैं। तो ये लोग चले गए साथ में। ये आवाज एक रूम के अंदर से आ रही थी। जब ये लोग वहां देखने जाते हैं तो रोने की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन फिर चिल्लाने की आवाज आती है। किसकी? इन्हीं के एक साथी की। उस पर किसी ने अटैक कर दिया था और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, एक एक करके जो वहां पर भूत थी वो इन सबको मार देती है। इसके बाद कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और यहाँ पर मुरुगेश और अतिरिया नाम के 2 आदमी को देखते हैं। दोनों चाय की टपरी पर बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इसी दौरान न्यूज़पेपर से एक एड पोस्टर निकलता है और ये एड था किष्किंधापुरी घोस्ट वॉकिंग टूर का। मतलब घोस्ट वॉकिंग टूर करके एक एजेंसी है जो कि हॉन्टेड प्लेस पर टूर करवाती है। अब मुरुगेश और अतिरिया दोनों हॉरर फैंस थे और दोनों इस टूर के लिए इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे। अब इस टूर को जो है 3 लोग मिलकर होस्ट करते हैं, राघव, मैथिली और सुमित। फिलहाल इस समय किष्किंधापुरी में फेस्टिवल का समय था। साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर भूतों के टूर के लिए भी आए हुए थे। टूर का टाइम हो चुका था, लेकिन ये लोग उन्हें रोक कर रखे थे क्योंकि अभी सिर्फ मैथिली और सुमित प्रेजेंट थे। राघव अभी तक नहीं आया था। अब इनमें एक टूरिस्ट था बिहारी करके, वो गुस्सा करने लगता है, कहते हैं कि चलो भाई भूत दिखाओ, मैं ट्रिप का टाइम हो गया है, इतनी देर क्यों लग रही है। लेकिन मैथिली और सुमित क्या ही कर सकते थे सिवाय राघव के वेट करने के। इसी बीच फेस्टिवल में वहां पर एक बच्चा होता है जो कि गुलेल से खेल रहा था, वहां लगे गुब्बारे फोड़ रहा था। लेकिन वहां पर एक फीमेल बंदर बैठी थी अपने बच्चे को लेकर। वो पत्थर उसके पास से गुजरता है। अब इससे वो बंदर जो थी वो गुस्सा हो जाती है और उस बच्चे के पीछे पड़ जाती है। बच्चा बेचारा डर के मारे भागने लगता है। एक आंटी ये देख लेती है और उस बच्चे को बचाने के लिए उस बंदर पर लोटा फेंककर मार देती है। अब एक बंदर को मारोगे तो भाई बहुत सारे बंदर इकट्ठा हो जाता है, वही होता है। यहाँ भी फेस्टिवल में फिर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और वहां पर पूरा क्योस मच जाता है। ये सब देखकर जो पुजारी जी थे मंदिर के, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भगवान आपके त्योहार में ये क्या हो रहा है। तो इसी सिचुएशन को संभालने के लिए जो है राघव एंट्री लेता है। अब बंदर तो भाई लालची होते हैं, तो राघव क्या करता है कि यहाँ पर गन्ने लेकर आया था और ढेर सारे गन्ने जो है वो बंदरों को बांट देता है। सारे बंदर जो है वो गन्ना लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो जो बंदरिया थी जो गुस्सा हो रखी थी वो नहीं जाती और राघव पर अटैक करने की कोशिश करती है। राघव उससे बचने की कोशिश करता है बिना उसको नुकसान पहुंचाए और इसी दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसी का बच्चा जो है आग के घेरे में फंस जाता है, जिससे वो बंदरिया बहुत परेशान हो जाती है कि हाय मेरा बच्चा। राघव जैसे देखता है कि वो बंदर का बच्चा मुसीबत में है, तो उसे बचाने के लिए वो आग में कूद जाता है और उसे सेफली वहां से निकाल कर ले आता है और बंदरिया को दे देता है, जिससे बंदरिया खुश हो जाती है। फिर वो किसी को कुछ नहीं कहती और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। पुजारी जी ये सब देख रहे थे, वो राघव से बहुत खुश होते हैं। अब ये जो फेस्टिवल था वो भगवान राम का फेस्टिवल चल रहा था। पुजारी जी कहते हैं कि तुमने भगवान राम के फेस्टिवल के साथ बाकी सबको भी बचाया, तुमने धर्म की रक्षा की है, भगवान राम सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यह आशीर्वाद देकर वो उसे एक ब्रेसलेट पहनाते हैं। फिर इन सब के बाद राघव अपने काम में लग जाता है, यानी कि अपना घोस्ट वॉकिंग टूर। और उन सभी टूरिस्ट को फिर ये लोग एक हॉन्टेड प्लेस पर लेकर जाते हैं। अब यहाँ मैं बता दूं कि राघव और मैथिली लोग जो हैं वो भूत प्रेत में नहीं मानते, क्योंकि जितने भी हॉन्टेड प्लेस पर ये लोग गए हैं वहाँ ना तो ये किसी भूत को देखे हैं ना एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन भाई लोगों को तो ऐसा एक्सपीरियंस करना है और भूत भी देखने हैं। तो ये क्या करते हैं कि जिस लोकेशन पर भी ये जाने वाले होते हैं वहाँ पर पहले से अपना सेटअप वगैरह लगा देते हैं। मतलब ये सब कुछ फेक होता है और राघव यहाँ पर कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, तो हॉन्टेड प्लेस पर ले जाकर वो कुछ भी कहानी बनाकर सुना देता है। अब टूरिस्ट में वो जो बंदा था ना बिहारी, उसके गुर्दों में बड़ी खुजली थी। वो इनके हर टूर में जाता था और उंगली करता था। मतलब उसको ये था कि उसको दूसरों के सामने प्रूव करना था कि ये लोग फ्रॉड हैं। खैर अब ऊपर सबको एक भूत दिखाई देती है जो कि इन्हीं की प्लांटेड नकली भूत थी। फिर ये इन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि भूत गायब हो सके।
और फिर राघव अपनी बनावटी कहानी सुनाता है कि ये सुनंदा थी जिसे भूत ले गए थे। सुनंदा अपनी फैमिली के साथ कभी यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो घर है वो कब्रिस्तान के ऊपर बना है। और फिर एक बेड दिखाता है, कहता है कि यहीं से सुनंदा गायब हुई थी। हुआ यह था कि सुनंदा को बेड के नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी, और जब वो बेड के नीचे देखने गई तो उसको भूत वहां से खींचकर नीचे ले गया जमीन के अंदर। तो एक कहानी वो सुना रहा था, और इसी दौरान जो मैथिली थी वो रिमोट से एक बटन प्रेस करती है, जैसे कि बेड जो है वैसा लगता है कि वो हवा में फ्लोट कर रहा हो, और फिर बटन दबाकर अगले ही पल उसे धड़ाम से नीचे गिरा देती है, जिससे सब बहुत डर जाते हैं। और ये सब दिखाकर वो उनको बाहर ले आते हैं, मतलब कि टूर खत्म। लेकिन यहाँ पर विहारी इनकी पोल खोलने लगता है, कहता है कि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो तुमने तो कहा था कि यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर का भूत रहता है, और तुमने उसकी कहानी भी सुनाई थी, और अब तुम कुछ और ही बता रहे हो। तो इसे कवर करने के लिए राघव कहता है कि नहीं, मैंने किसी ब्रिटिशर की कहानी नहीं सुनाई। भूत जो है वो मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लगता है सुनंदा की आत्मा ने तुम्हारी मेमोरी को मैनिपुलेट कर दिया है, अगर ज्यादा देर यहाँ रहे तो पागल भी हो सकते हो। ये सब बोलकर वो उन्हें डराता है और उन सबको वहां से ले जाकर टूर को एंड कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव और मैथिली दोनों साथ में रहते थे, और इनके पड़ोस में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था मोक्षा, और मोक्षा की इन दोनों से काफी अच्छी दोस्ती थी। खैर अब इन्हें अगला टूर लेकर जाना था, और इस बार हम टूरिस्ट लोगों में मुरुगेश और अतिरिया को भी देखते हैं, जो कि वो न्यूज़पेपर वाला एड देकर आए थे। और बिहारी भी आ गया था फिर से उंगली करने। इसके अलावा एक वीरभद्र नाम का आदमी था जो अपनी मरी हुई पत्नी को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, और इस टूर के जरिए वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। और इन सब के साथ वो छोटी बच्ची मोक्षा भी जा रही थी। अब मोक्षा को देखकर जो उनका बॉस होता है वो कहता है कि अरे ये बच्ची भी जा रही है, जिस पर राघव कहता है कि जी सर, असल में मोक्षा ने मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर वो रॉक पेपर सीजर्स में जीत गई तो हमारे साथ टूर पर जाएगी, और अगर हार गई तो उसे डेली स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन वो जीत गई, इसलिए हमें उसे ले जाना पड़ रहा है। तो बॉस कहता है और इसके घर वाले मान गए, जिस पर मोक्षा कहती है कि मेरे मॉम डैड तो यूएस में रहते हैं, मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, और दादाजी तो इस टाइम सो जाते हैं। राघव कहता है कि सर आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बॉस कहता है चलो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो टूर है ना, उसमें एक ट्विस्ट आता है, और ये हुआ था विहारी की वजह से। उसने क्या किया था कि पिछली बार के लिए वो रेटिंग में 1 स्टार दिया था, और रिव्यू भी बहुत खराब दिया था, और उसके साथ जो बाकी लोग आए थे ना, उन सब से भी नेगेटिव रिव्यूज डलवा दिया था उनके कान भर के। मतलब कंपनी की इमेज खतरे में थी, जिस पर उनका जो बॉस है एक बोल्ड डिसीजन लेता है। कहता है कि आप सबके थ्रिल और एक्साइटमेंट को डबल करने के लिए इस बार हम अपनी सिलेक्टेड जगह पर टूर लेकर जाने के बजाय आपकी चुनी हुई जगह पर टूर लेकर जाएंगे। ये सुनकर राघव और मैथिली टेंशन में आ जाते हैं कि बॉस ने तो हमें फंसा दिया। तो एक बॉल में बहुत सारी चिट रखी थी जिसमें हॉन्टेड प्लेसेस के नाम थे, और वो विहारी से ही कहता है कि इसमें से कोई चिट उठा लो, और जो भी नाम निकलेगा हम वहीं का टूर करवाएंगे। फिर विहारी चिट को निकालता है, और पता है क्या नाम निकलता है? सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन, वहीं जहाँ 1989 में 6 लोगों को एक भूत ने मार दिया था। तो ये लोग अब उसी रेडियो स्टेशन पर सबको लेकर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब तक ये अपनी चुनी हुई जगह पर ही लेकर जाते थे जहाँ ये पहले से ही अपना सेटअप लगा देते थे। लेकिन रेडियो स्टेशन तो ये पहली बार जा रहे हैं, इसलिए सेटअप का मौका ही नहीं मिला। इसी बात से मैथिली टेंशन में थी, कहती कि अब कैसे करेंगे। राघव कहता कि तुम टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगा। फिर वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, और धागे जंजीर वगैरह लिपटे थे। ऐसा लग रहा था कि रिचुअल वगैरह करके इस जगह को बंद किया है। लेकिन राघव उसे इग्नोर कर देता है। बगल में एक बड़ा सा त्रिशूल रखा था, वही उठाकर वो ताला तोड़ देता है। फिर सबसे पहले वो टूरिस्ट को भेजता है अंदर, और उनके पीछे पीछे ये लोग भी अंदर जाते हैं, और फिर वो सबको अपनी बनावटी कहानी सुनाने लगता है। अब स्टेशन का नाम था सुवर्ण माया, इसी से वो कहानी बनाने लगता है। कहता कि सुवर्णा और माया नाम की 2 जुड़वा बहनें हुआ करती थी, और फिर एक दिन। लेकिन तभी विहारी जो है ना फिर उंगली करने लगता है कि कहानी छोड़ो, पहले भूत दिखाओ। लेकिन ये लोग कैसे दिखाते? तो मैथिली कह देती है कि इस रेडियो स्टेशन में भूत बाहर नहीं घूमते, रेडियो में घुसे रहते हैं। तो विहारी कहता है तो फिर रेडियो ऑन करके भूत दिखाओ, और बाकी सबको भी उकसा देता है। सब कहते हैं कि हाँ हाँ रेडियो ऑन करके दिखाओ। मोक्षा तक कहने लगती है। अब राघव के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो रेडियो ऑन कर देता है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। तो बोल देता है कि देखो रेडियो खराब हो गया है, ये ऑन नहीं हो रहा। इस पर बिहारी कहता है देखा, मुझे पता था तुम लोग फ्रॉड हो, कोई भूत नहीं है यहाँ, चलो सब यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वहां पर लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं, रेडियो ऑन हो जाता है, यानी कोई आत्मा सच में आ गई थी, और वो रेडियो में से बोल रही थी किसी आरजे की तरह कि नमस्कार, आज बुधवार 9 अगस्त 1989 को रेडियो स्टेशन के दरवाजे आज फिर से खुले हैं। तुम लोगों ने यहाँ आकर अपनी मौत बुला ली है। अब मेरे हाथों तुम सबकी मौत ही तुम्हारा नसीब है, और खतरनाक तरह से हंसती है। वीरभद्र को लगता है कि उसकी पत्नी की आत्मा है। कहता है कि भगवान ये तुम हो। विहारी कहता है अरे तुम अपनी मरी हुई पत्नी की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, देखो वो भूत क्या बोल रही है।
तभी भूत वहां सब फोड़ने फाड़ने लगती है। ये सब देखकर राघव मैथिली लोग भी शॉक हो जाते हैं कि यहाँ तो सच में भूत है। फिर वो सब वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुकते, तुरंत वहां से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर वो क्या देखते हैं कि उनकी वैन में आग लग गई थी, वो धूं धूं करके जल रही थी। तभी बिल्डिंग के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और भूत सबको फिर धमकी देती है कि तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस घटना के बाद मैथिली काफी शॉक्ड में थी। वो कहती कि कल रात जो हुआ वो सब नॉर्मल तो नहीं था, यानी स्वर्ण माया में सच में भूत है। अब ये वहां पर एक चाय वाला लड़का था, वो सुन लेता है और डर जाता है, इतना कि कांपने लगता है। कहता कि आप लोग वहां गए थे, जल्दी जाकर हल्दी पानी से नहाइए, अपने कपड़े जला दीजिए। सुमित कहता है लेकिन हम ये सब क्यों करें? तो बोलता है बुरी आत्मा से बचने के लिए। आप लोग स्वर्ण माया गए थे ना, मेरी माँ कहती है कि वहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर मैथिली और सुमित डर जाते हैं, लेकिन राघव इसे हल्के में लेता है। कहता है कि अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही कहानी सुना रहा है, इसकी माँ सुनाई होगी इसको, जैसे मैं सुनाता हूँ, लीव इट। इसके बाद हम मुरुगेश और अत्रिया को देखते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों इंजन ड्राइवर हैं। फिलहाल ये इंजन बंद किए हुए थे और मुरुगेश सो रहा था। तभी खिड़की पर एक औरत आती है और अत्रिया से कहती है कि बेटा 7 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। जिस पर अत्रिया टिफिन निकाल कर देने लगता है कि तभी मुरुगेश की आंख खुल जाती है और वो तुरंत अत्रिया को रोककर खिड़की बंद कर लेता है। कहता है कि तू ये क्या कर रहा था? अत्रिया कहता है कि बेचारी गरीब भूखी को खाना दे रहा था। मुरुगेश कहता कि बेवकूफ, हम इतनी हाइट पर हैं, कोई इंसान यहाँ खिड़की पर कैसे आ सकता है? यानी वो औरत भूत थी। मुरुगेश कहता है बे तुरंत गाड़ी भगा, लेकिन इंजन ऑन ही नहीं हो रहा था, उल्टा रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। फिर उसमें से आवाज आती है कि तुम्हारा अगला स्टेशन है मौत का स्टेशन। उसकी आवाज सुनकर वो डर जाते हैं। मुरुगेश कहता कि ये तो वही आवाज है जो रेडियो स्टेशन में सुनी थी। अत्रिया कहता कि हाँ भाई हाँ। तभी वो भूत फिर खिड़की पर दिखाई देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन मोक्षा स्कूल जाने से पहले राघव के घर आती है और राघव उसे चॉकलेट देता है, जिसे वो एक पर्स में रखती है। राघव कहता कि ये पर्स तुमने कब लिया? तो बताती है कि वो जो रेडियो स्टेशन था ना, वहीं से उठाया था। तो राघव मजाक में बोल देता है कि चोरनी कहीं की, मतलब वो एक हॉन्टेड जगह से कोई सामान उठाकर ले आई थी, भूत इन्हें मारने की धमकी भी दिया था। लेकिन राघव अभी भी सीरियस नहीं था। और तभी बिहारी का कॉल आता है और वो बहुत डरा हुआ था। कहता है कि भाई हमारे साथ वो दोनों थे ना, मुरुगेश और अत्रिया, वो दोनों मर गए। तब जाकर वो सीरियस होता है कि ये कैसे हो गया। फिर वो तुरंत क्राइम सीन पर जाता है, जहाँ रेलवे स्टेशन के पास दोनों की लाश पड़ी थी और उनकी लाश को जोड़कर स्वास्तिक जैसा सिंबल बनाया हुआ था। अब वो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता। कहता कि ये तो कोई भारी केस है, इसका पता लगाना पड़ेगा। फिर वो वापस रेडियो स्टेशन जाता है इन्वेस्टिगेट करने, जहाँ दीवारों पर वही स्वास्तिक वाले सिंबल बने थे। फिर इन सब के बाद वो घर आता है तो सुमित और मैथिली दोनों शिकायत कर रहे थे कि तुम सुबह से कहाँ गायब हो, यहाँ बड़ा कांड हो गया, टूर पर गए 2 लोगों की मौत हो गई। राघव कहता कि उसी का पता लगाने गया था और वही सिंबल ड्रॉ करके बताता है कि उन दोनों की मौत का संबंध इस निशान से है। मैथिली कहती लेकिन स्वास्तिक तो एक पवित्र सिंबल है, उसका इससे कैसे कनेक्शन हो सकता है? जिस पर राघव बताता है कि ध्यान से देखो, ये तिरछा है, ये स्वास्तिक नहीं क्रॉस स्वास्तिक है, नाजी का साइन, नफरत की पहचान। तभी अचानक इनका रेडियो ऑन होता है, जिसमें से भूत बोलती है कि 11 में से 2 मर गए, अब 9 बचे हैं। और अगला नाम वो लेती है वीरभद्र का, वही जो अपनी मरी हुई पत्नी से मिलने के लिए डेस्परेट है। तो राघव तुरंत वीरभद्र की लोकेशन पता करके उसे बचाने जाता है। और इधर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर था, जहां पर अचानक ऊपर से धम-धम की आवाज सुनाई देती है, जैसे लोहे के बॉक्स पर कोई हथौड़ा मार रहा हो। तो ये वीरभद्र से ही ऊपर जाकर चेक करने को कहते हैं। फिर वो ऊपर देखने जाता है तो उसके सामने एक भयानक मंजर था। वो अपनी पत्नी का भूत देखता है, जिसका चेहरा खून से लथपथ था और अपने सर पर वो बार बार हथौड़ा मार रही थी। ये धम धम की आवाज उसी से आ रही थी। अपनी पत्नी के भूत से वो कब से मिलना चाहता था, लेकिन वो उससे ऐसे मिलेगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो शॉक्ड रह जाता है, मानो काटो तो खून नहीं। और तभी भूत उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। वैसे ये उसकी पत्नी का भूत नहीं था, बल्कि रेडियो स्टेशन वाली भूत थी, जो उसकी पत्नी का रूप ले रखी थी। इतने में राघव पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सामने वीरभद्र की लाश पड़ी थी और उसके खून से नाजे का सिंबल बन जाता है। तब राघव को उस लड़के की बात ध्यान आती है कि वो सही कह रहा था, रेडियो स्टेशन से लौटने वाले एक एक करके मर रहे हैं। अब वो उसकी शॉप पर जाकर उसका एड्रेस लेता है और घर जाकर उसकी माँ से बात करता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो पूछती है कि कितने लोग थे, वो बताता है कि 11। फिर वो पूछती है कि कितने मर गए, तो वो बताता है कि 3, जिस पर वो कहती है कि बाकी 8 भी मरेंगे। राघव कहता है लेकिन क्यों, सिर्फ एक रेडियो स्टेशन जाने से? आखिर क्या है वहां पर, ऐसा क्या हुआ था वहां पर? तो उसे जो पता था वो बता देती है कि आज से 35 साल पहले की बात है।
गांव में पहला रेडियो स्टेशन लगा था जिसकी आरजे थी वेदवती। उसकी आवाज में जादू था। उसे सुनना सबको अच्छा लगता था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन सभी 6 फाउंडर्स मारे गए। उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन रेडियो द्वारा उनकी चीख पूरे गांव ने सुनी थी। जब मैं छोटी थी तो अपने बाबा से सुना करती थी कि वहां कोई शैतान आत्मा रहती है। रात को वहां से अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, किसी के रोने की, और वहां पर जो भी जाकर लौटा उसकी मौत हो गई। इसलिए गांव वाले एक बाबा को बुलाकर उस जगह को ताले और मंत्रों से सील करवा दिए थे। राघव पूछता कि और वेदवती का क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने तो खुद को फांसी लगाकर जान दी थी। अब ये सब जाकर वो मैथिली सुमित को भी बता देता है। मैथिली कहती है तो मतलब ये वेदवती की आत्मा है जो सबको मार रही है। राघव कहता है कि हाँ, शायद उसने हमको कर्ज कर दिया है। फिर वो उस रात की फोटो देख रहा था जिसमें वो नोटिस करता है कि सबसे पहले मुरुगेश अत्रिया और उसके पीछे वीरभद्र एंटर किए थे। मतलब जिस ऑर्डर में सब घुसे हैं उसी ऑर्डर में भूत सबको मार रही है। और इन तीनों के पीछे विहारी दिख रहा था, यानी कि अगला नंबर विहारी का है। लेकिन फिर राघव नोटिस करता है कि फोटो में मोक्षा क्यों नहीं दिख रही, वो कहाँ है। तो जूम करके देखता है तो वो उसके आगे ही खड़ी थी। मतलब अगला नंबर विहारी नहीं मोक्षा का था। तो राघव तुरंत मोक्षा को बचाने जाता है। इधर वो भूत मोक्षा को पकड़ भी ली थी और उसे फांसी लगा दी थी। लेकिन सही समय पर राघव आकर उसे बचा लेता है और पूछता है कि क्या तुमने देखा कि भूत कहाँ से आई थी। जिस पर वो कहती है कि हाँ, और वही पर्स दिखाती है। इसके बाद ये सबको लेकर रेडियो स्टेशन पहुंचता है और ये लोग वहां से जो भी सामान उठाए थे, ज्यादातर रेडियो, उन सबको इकट्ठा करके साथ में जला देता है, क्योंकि इन्हीं के जरिए भूत इन तक पहुंच रहा था। और यहाँ पर वो रिवील करता है कि ये वेदवती की आत्मा नहीं है बल्कि कोई मेल स्पिरिट है। राघव गुस्से में उस पर खूब चिल्लाता है, उसे ललकारता है कि साले नामर्द भूत, औरत के पीछे छुपता है, दम है तो सामने आ। मतलब ये भूत तो आदमी का है लेकिन इसकी आवाज औरत जैसी सुनाई देती है। और राघव को ऐसे पता चला था कि जब वो मोक्षा को मारने आया था तो मोक्षा उसको देखी थी और वो पर्स भूत का ही था जिसमें उसकी फोटो थी। और मोक्षा राघव को बता दी कि वो ऐसा दिखता था। सबको दिखाने के लिए जैसे ही वो फोटो पर्स से बाहर निकालता है तो जलती हुई आग भड़काकर भूत फोटो जला देता है। जिस पर राघव उसे फिर सुनाता है कि मैंने कहा था ना कि तुझमें सामने आने का दम ही नहीं है। अरे इस मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू इसको मारना चाह, थू है तुझ पर। लेकिन सबको छोड़ देने की कोई गलती नहीं है, इनके बदले मुझे ले जा, दम है तो आजा। तब जाकर वो सामने आता है और ये कोई भूत नहीं प्रेत था। अब प्रेत जो है वो भूतों से ज्यादा पावरफुल एंटिटी होती है। लेकिन फिलहाल वो राघव को सिर्फ डराने की कोशिश करता है, उसे कुछ करता नहीं, लेकिन ये बोलकर जाता है कि अब वो राघव को ही मारेगा। जिसके बाद मैथिली सब राघव को सुनाते हैं कि तुमने देखा नहीं कि वो कितना खतरनाक है और तुमने उसे खुला चलन दे दिया। राघव कहता कि मैं क्या करता, तुम सब मेरी वजह से इसमें फंसे हो। जो चले गए उन्हें तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन अब मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब राघव को डायरेक्ट उस प्रेत से लड़ना था और दुश्मन को हराने के लिए पहले उसके बारे में पता भी होना चाहिए। इसलिए उसकी हिस्ट्री निकालने वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है। अब इस प्रेत का वेदवती से कुछ तो कनेक्शन था, इसीलिए वो पुलिस से वेदवती की केस फाइल मांगता है। लेकिन तभी वो प्रेत आकर यहाँ का मेन बोर्ड उड़ा देता है और सब जगह अंधेरा छा जाता है। तो पुलिस वाले सब बाहर ट्रांसफार्मर देखने जाते हैं और राघव सुमित और मैथिली से भी कहता है कि तुम लोग इनके साथ जाओ, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। फिर वो जाकर बैग से टॉर्च निकालता है। इतने में वो प्रेत यहाँ भी आ जाता है, लेकिन राघव उसे टॉर्च दिखाता है तो वो लाइट से डर रहा था और वहां से भाग जाता है। फिर जब सुमित और मैथिली आते हैं तो ये बताता है कि वो प्रेत आया था और मुझे उसकी कमजोरी पता लग गई। वो इस टॉर्च लाइट से डरता है, मतलब ये टॉर्च लाइट हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। तभी पुलिस वाला आकर उन्हें वेदवती की फाइल देता है जिसमें से वो उसका एड्रेस निकालते हैं और उसके घर जा पहुंचते हैं, जहां पर वो उसके पिता से मिलता है और वेदवती का रूम देखते हैं, उसकी फोटोज वगैरह देखते हैं। इसी बीच एक पुरानी फोटो में वही प्रेत दिख रहा था। राघव पूछता है कि ये कौन है, तो वो कहते कि पता नहीं, मैं इसे नहीं जानता, लेकिन ये वेदवती के साथ पढ़ता था। आप इनके टीचर भूषण जी से जाकर पूछो, वो बता देंगे। तो फिर वो भूषण जी से जाकर मिलते हैं और फोटो दिखाकर पूछते हैं कि ये स्टूडेंट कौन है, आपको याद है? तो बताते हैं कि हाँ, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, काफी ब्रिलियंट। इसका नाम था विष्टवा पुत्र। और यहाँ मैं बता दूं कि विष्टवा रावण के पिता का नाम था, तो विष्टवा पुत्र का मतलब रावण ही हुआ। गुरुजी इन्हें उसके जन्म की कहानी भी सुनाते हैं। तो उसका जन्म सूर्य ग्रहण के समय हुआ था और वो डिफॉर्म बॉडी के साथ जन्मा था, हाथ पैर ऐठे हुए थे। सबने ये माना कि ग्रहण में पैदा होने से ये हुआ। वैसे डॉक्टर्स ने इसे रिकेट्स नाम की बीमारी बताई। विष्टवा को कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला, उसके रूप की वजह से वो उसे नफरत करते थे, अपनी इंसल्ट समझते थे, इसीलिए वो उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, घर में ही रखते थे।
ये कुछ कुछ सुमाला वाली कहानी नहीं लग रही? वैसे विश्रवा की माँ से उसे खूब प्यार मिला था और वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। ज्यादातर समय वो अपनी माँ के साथ ही बिताता था, खासकर चेस खेलकर। फिर एक दिन विश्रवा के पिता की मौत हो गई। तब जाकर वो घर से बाहर निकला। विश्रवा के मामा उसे लेकर गुरुजी के पास आए थे और गुरुजी ने उसे पढ़ाया था। और यहाँ हम देखते हैं कि गुरुजी तो उसे स्वास्तिक बनाना सिखाते थे, लेकिन वो तिरछा स्वास्तिक बनाता था, नाजी वाला। फिर एक दिन आया जब शहर से वो 6 लोग गांव में रेडियो स्टेशन लगाने आए और आरजे के लिए गांव से ही किसी को चुना जाना था। इंटरेस्टेड लोग अपनी अपनी आवाज उन्हें दे रहे थे। तो विश्वरवा की माँ बोली कि तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम भी अपनी आवाज दो। तो फिर विश्वरवा भी अपनी आवाज देता है और उसी की वॉइस सिलेक्ट होती है, जिससे वो तो खुशी से झूम उठता है। उसकी माँ भी बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रही। ये लोग आवाज तो विश्वरवा का ही यूज किए थे, लेकिन उसके अपीयरेंस को देखकर वो उसकी फोटो नहीं लगाए, उसकी जगह वेदवती की फोटो लगा दिए थे। ये देख विश्वरवा को बहुत खराब लगा। उसकी माँ भी रोती। अपनी माँ के आंखों में आंसू देखो बौखला उठा और उन लोगों से बात करने गया, लेकिन इसके बाद वो लौटा ही नहीं। फिर सुनने में आया कि वो लोग उस बेचारे को मार दिए। उसकी कहानी सुनकर मैथिली तो रो दी। उसे विश्वरवा के लिए बुरा लग रहा था। कहती कि बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। सुमित कहता कि बेचारा, अरे वो शैतान है, मत भूलो कि वो 3 लोगों को मार दिया, मोक्षा तक को मारना चाहा, उस बेचारी बच्चे की क्या गलती है। तभी गाड़ी के सामने एकदम से कुछ आ जाता है। वो बाहर आकर देखते हैं तो वो एक कुत्ता था जो टक्कर खाकर सामने कब्रिस्तान में पड़ा था। वो लोग उसे देखने जाते हैं तो हैरानी की बात थी कि वो ठीक था। और तभी वो क्या देखते हैं, गुरु जी की समाधि। और ईयर था 2007 का। मैथिली कहती है कि ये कैसे हो सकता है, जब भूषण जी 2007 में मर चुके हैं तो हम जिनसे मिलकर आए वो कौन था। लेकिन राघव समझ गया था। कहता कि वो विश्वरवा था, भूषण जी बनकर हमें अपनी कहानी सुना रहा था। तभी इतने में विश्वरवा वहीं आ जाता है। मैथिली के हाथ में टॉर्च था। इससे पहले कि उसे दिखाती वो उसे फोड़ देता है। फिर ये लोग वहां से भागने लगते हैं और कार में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो कार का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें मैथिली को सीरियस इंजरी हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। मैथिली को इस हालत में देख राघव को बहुत खराब लगता है। बाहर आकर वो सुमित से कहता है कि मैंने मैथिली को कभी इतना डरावा नहीं देखा, वो कभी नहीं डरती थी। इतने में विश्वरवा अंदर आकर मैथिली को पट्टियों से जकड़ लेता है, लेकिन वो डायरेक्टली राघव को कुछ क्यों नहीं करता। तो इसका रीजन है वो ब्रेसलेट, वो कवच जो पुजारी जी राघव को दिए थे, वही उसे अब तक प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी तो स्वर्ण माया में अकेला इन्वेस्टिगेट करने चला गया था और आराम से लौट भी आया था, लेकिन राघव को अभी नहीं पता कि ब्रेसलेट उसे बचा रहा है, और ना ही विश्वरवा को पता है। वो तो ये कह रहा है कि वो क्या चीज है जो उसे बार बार बचा रही है। वो एक्सीडेंट में भी बच गया। अब क्योंकि मैथिली राघव की कमजोरी थी, तो राघव को कमजोर करने के लिए अब वो मैथिली को पॉसेस करेगा। इसी के लिए वो मैथिली के सामने अपनी कहानी सुनाया ताकि वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो सके, और फिर कब्रिस्तान में आकर डराया, एक्सीडेंट करवाया, उसे चोट पहुंचाया, जिससे मैथिली साइकोलॉजिकल रूप से कमजोर पड़ जाए और वो उसे आसानी से पोजेस कर ले। और मैथिली अब इसी स्टेट में पहुंच चुकी है, तो वो उसे पोजेस कर लेता है। फिर जब राघव मैथिली को देखने जाता है तो उसे पोजेस्ड रूप में देखता है। वो दीवार पर चढ़ी हुई थी और चाकू लेकर उस पर अटैक करने आती है, लेकिन राघव उसके वारों से बच रहा था। उल्टा उस पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास कवच जो था, मतलब वो उसे पकड़ लिया था और अपनी पूरी जान लगाकर भी विश्वरवा उसे छूट नहीं पा रहा था। और फिर वो मैथिली को इंजेक्शन लगाकर बेहोश भी कर देता है। फिर वो सुमित को ऐसा बताता है कि तभी इसी दौरान उसकी नजर एक गैस सिलेंडर पर पड़ती है, जिससे कि उसे याद आता है कि जब वो इन्वेस्टिगेट करने रेडियो स्टेशन गया था तो वहां पर नर्व गैस का सिलेंडर रखा था, लेकिन रेडियो स्टेशन में नर्व गैस का क्या काम। और डेट 1989 की थी, यानी इस सिलेंडर का संबंध विश्वरवा की मौत से हो सकता है। अब सिलेंडर किसी केडीए फैक्ट्री से मंगवाया गया था, तो राघव अब केडीए फैक्ट्री के वेयर हाउस के मैनेजर के बारे में पता करता है। तो पता चलता है कि उसका नाम सुरेंद्र है और वो 40 साल से वही काम कर रहा है, जिससे राघव समझ जाता है कि सुरेंद्र में ही झोल है। बस फिर क्या था, फैक्ट्री जाकर वो सीधा सुरेंद्र से बात करता है कि विश्वरवा की मौत से तुम्हारा क्या संबंध है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, उल्टा अपने वर्कर्स के साथ उस पर अटैक कर देता है। फिर राघव अकेला ही सबसे लड़ता है, लेकिन इसी दौरान वहां पर एक टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाती है, तो सब वहां से भागने लगते हैं। लेकिन राघव सुरेंद्र को पकड़ लेता है और कहता है कि देख, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू जीना चाहता है तो सब बता दे। तब जाकर सुरेंद्र जो है सरेंडर करता है और कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ। और वो ये बताता है कि वो जो 6 लोग रेडियो स्टेशन शुरू करने आए थे, उनमें से वाली इसका बड़ा भाई था, और वाली जो है वो वेदवती से प्यार करता था और जल्दी ही दोनों शादी करने वाले थे। राघव कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग विश्वरवा के साथ धोखा क्यों किए। आरजे के लिए उसकी वॉइस यूज की और पोस्टर वेदवती का लगा दिया, जिस पर सुरेंद्र बहुत ही शॉकिंग बात बताता है
कि विष्णुवा कभी आरजे के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था, वेदवती ही हुई थी। लेकिन विष्णुवा से बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि आरजे उसे बनना था और फिर वो गुस्से में रेडियो स्टेशन चला गया। वहां वेदवती के साथ बदतमीजी किया, उस बेचारे की सारी वारी उतार कर उसे नंगा कर दिया। फिर उसी की साड़ी पहनकर वाली के सामने जाकर उसे मॉक करने लगा, जिससे वाली और बाकी सब विष्णुवा को पकड़कर पीट दिए। और दूसरी तरफ बेचारी वेदवती अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगाकर जान दी थी। और वाली को जब यह पता लगा तो उसे विष्णुवा पर इतना गुस्सा आया कि वो सोच लिया कि उसे सबसे भयानक मौत देगा। फिर वो अपने भाई सुरेंद्र से नर्व गैस मंगवाया और विष्णुवा पर इसका यूज किया ताकि नर्व गैस उसे सोने ना दे। उसके ऊपर वो उसकी आंखों के सामने लाइट भी लगा दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब सोच कर देखो कि सिर्फ 2 दिन तक सोने ना मिले तो क्या हालत हो जाएगी। विष्णुवा 12 दिन तक जागा रहा। 12 दिन तक आंखें खुली रही, ऊपर से लाइट लगातार उसकी आंखों में चुभ रही थी। लेकिन नर्व गैस का असर ऐसा कि वो चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। 12 दिन इस भयानक टॉर्चर से गुजरने के बाद विष्णुवा की मौत हो गई। इसलिए प्रेत बनकर भी वो टॉर्च लाइट से डरता है। रही बात विष्णुवा की बॉडी की, तो उसे ये लोग रेलवे ट्रैक पर छोड़ आए थे। लेकिन इसके बाद विष्णुवा प्रेत बनकर वापस आया और सबसे अपनी मौत का बदला लिया। वाली समेत सबको मार दिया। राघव कहता है कि उसकी माँ का सपना था कि वो आरजे बने। बताओ, अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए उस हद तक गुजर गया। सुरेंद्र कहता कि क्या माँ का सपना? जहां तक मैं जानता हूँ उसकी माँ तो उसे पैदा करते वक्त ही गुजर गई थी। उसे कोई मानसिक बीमारी थी जिसमें अपनी माँ को इमेजिन करता था। उसकी माँ का एक मिरर था जिसमें उसे उसकी माँ दिखती थी और वो उस मिरर को ही अपनी माँ समझता था और हर वक्त उसे अपने साथ रखता था, उससे बातें करता था। उसके पिता उस पर ध्यान वैन नहीं देते थे। फिर भी एक बार जब वो उससे मिरर छीनना चाहे तो विष्णुवा को लगा कि वो उसकी माँ को उससे दूर कर रहे हैं, जिस पर गुस्से में आकर वो अपने पिता को ही मार दिया और उस एक्ट ने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। राघव जब बताता है कि वो वापस आ गया है तो सुरेंद्र उसे अगस्त आश्रम जाने की सलाह देता है और जो बाबा रेडियो स्टेशन के दरवाजे को ताले और मंत्रों से बांधे थे वो इसी आश्रम से बुलाए गए थे। बस फिर क्या था, राघव तुरंत अगस्त आश्रम जाता है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि जिस बाबा ने रेडियो स्टेशन को बांधा था अब वो नहीं रहे थे, लेकिन उनके शिष्य मौजूद थे। तो ये वाले जो बाबा थे वो हाथ में रुद्राक्ष लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और राघव से कहते हैं कि इस पर हाथ रखो। अब इससे क्या होता है कि बाबा को पूरा सीन दिख जाता है, सब समझ आ जाता है। और फिर वो बताते हैं कि मौत के बाद विष्णुवा की प्रेत आत्मा बदले की इच्छा से भटक रही थी और तुरंत ही उसने सबको मारकर अपना बदला भी ले लिया। यानी टेक्निकली अब उसे इस दुनिया से चले जाना था, लेकिन वो नहीं गया, यहीं अटक गया क्योंकि इसकी माँ से जो उसका अटैचमेंट था वो उसे बांधे हुए था उस मिरर के रूप में, जिससे कि वो अपनी माँ समझता है। और वो मिरर रेडियो स्टेशन के अंदर पड़ा था, इसलिए विष्णुवा की आत्मा रेडियो स्टेशन के अंदर ही बस गई थी और उसे हॉन्टेड बना दिया। गांव वालों को वहां से डरावनी डरावनी आवाजें आती थी, जिससे परेशान होकर वो अगस्त्य आश्रम से बाबा को बुलवाए जो कि उस जगह को क्लेंस कर दिए। मतलब विष्णुवा की आत्मा को वहां से बाहर निकाल दिए और उस जगह को भी सील कर दिए, जिससे कोई भी बुरी शक्ति वहां दोबारा प्रवेश ना कर सके। फिर उसके बाद से गांव में शांति हो गई, लेकिन विष्णुवा की आत्मा अभी भी अपनी माँ से मिलने के लिए बाहर ही भटक रही थी, अंदर नहीं जा पा रही थी। लेकिन फिर ये लोग आकर ताला तोड़ दिए और अंदर चले गए और इन्हीं के पीछे विष्णुवा की आत्मा भी अंदर चली गई। और जब ये अंदर घूम रहे थे तो मैथिली को वहां पड़ा वो मिरर दिखाई दिया, जिसे वो उठा ली, लेकिन उसमें से कन खजूरा निकलकर चलने लगा, जिससे डर कर वो मिरर गिरा दी। और फिर बहुत सारे कन खजूरे आ गए तो सब मिलकर उन्हें जूते से मारने लगे, जिससे मिरर डैमेज हुआ और बची कुची कसर जो है वो राघव आकर पूरा किया। मिरर उठाया और पटक कर तोड़ दिया। अब ये लोग तो खाली मिरर तोड़े थे, लेकिन विष्णुवा की नजरों में ये उसकी माँ को कत्ल किए हैं और अपनी माँ की मौत का बदला वो इन सबसे ले रहा है। और अब उसे रोकने के लिए गुरुजी उपाय बताते हैं, त्रय विद्या। विष्णुवा के डिजायर्स, उसके थॉट और एक्शंस, ये तीनों एनर्जी फॉर्म में उसे हमारी दुनिया से जोड़े हुए हैं, उसे बल दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तो इन्हें उसकी बिलोंगिंग को इकट्ठा करना होगा, जिनमें ये सब एनर्जीज के रूप मौजूद हैं। उसी के जरिए हम उसे इस दुनिया से काट सकते हैं, उसे यहाँ से भेज सकते हैं। और राघव को ये सब चीजें कल सुबह 5 बजे से पहले लाना होगा, क्योंकि 5:14 पर दक्षिणायन काल शुरू हो जाएगा, जिससे राक्षसी शक्तियां एक्टिव होंगी और तब विष्णुवा की पावर बढ़ जाएंगी और उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। बस फिर क्या था, राघव बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत सब सामानों की तलाश में जुट जाता है। सबसे पहले तो उसके घर जाता है, जहाँ पर विष्णुवा का चेस बोर्ड मिलता है, जिससे वो 20 साल तक खेला था। तो ये उसके थॉट्स और नॉलेज से जुड़ा था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा था डिजायर, और विष्णुवा का एक ही बड़ा डिजायर था कि उसे आरजे बनना है। रेडियो टावर के टॉप से उसकी आवाज सबको सुनाई दे। उसकी माँ का भी यही सपना था, ऐसा उसे लगता था। इसलिए अगला ऑब्जेक्ट हुआ टावर पर लगा रेडियो, जिसे लाने के लिए राघव टावर पर किसी बंदर की तरह तेजी से चढ़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान पूरा टावर ही गिर जाता है। लेकिन रक्षा कवच के चलते वो बच जाता है और रेडियो से मिल जाता है
फिर ये सब सामान लेकर वो बाबा के पास आता है। कहता है कि बाबा बस ये थॉट्स और डिजायर वाला मिला है, एक्शन वाला समझ में नहीं आया, क्या इनसे काम नहीं चलेगा? बाबा कहते हैं कि नहीं। इतने में दक्षिणायन काल शुरू हो जाता है, जिससे कि विश्रवा की पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो खुद को आजाद कर लेता है और फिर सब पर अटैक करने लगता है। बाबा भी अब उसे नहीं रोक पाते। वो राघव से कहते हैं कि जल्दी करो, वो तीसरा ऑब्जेक्ट ढूंढो। लेकिन राघव को इसका कोई आइडिया नहीं था। इसके बिना ही वो विष्णुवा से लड़ने जाता है, जिस पर विष्णुवा उसका गला पकड़ने आता है तो राघव हाथ आगे कर देता है जिसमें वही ब्रेसलेट था, और उसे टच करते ही विष्णुवा को झटका लगता है और वो पीछे हट जाता है और वो कवच ग्लो कर रहा था। ये देखकर राघव समझ जाता है कि यानी ये कवच ही उसे अब तक प्रोटेक्ट कर रहा था। तो क्या करता है कि वो उतार कर मैथिली को पहना देता है, जिससे विष्णुवा को मैथिली की बॉडी छोड़नी पड़ती है। और राघव उसे कहता है कि अब लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है, और उसे इनवाइट करता है, जिससे विष्णुवा राघव को पोजेस कर लेता है और अंदर ही अंदर राघव की आत्मा उसे लड़ती है। लेकिन उसे कमजोर करने के लिए विष्णुवा उसी का रूप लेकर सामने आता है और एक पुराना इंसिडेंट याद दिलाता है, जब छोटा राघव अपने पिता के साथ स्कूटर पर था और वो भी चलाने की जिद कर रहा था, तो उसके डैड उसके हाथ में एक्सीलेटर दे दिए कि संभाल के। उन्हें लगा कि समझदार है, थोड़ा घुमाएगा, लेकिन वो तो पूरा घुमा दिया, जिससे एक्सीडेंट हो गया और राघव तो बच गया, लेकिन उसके डैड की मौत हो गई। यही सब याद दिलाकर विष्णुवा कहता है कि मैंने अपने पिता को मारा तो तूने भी यही किया, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जिससे राघव कमजोर भी पड़ जाता है और कहता है कि मुझे मार दो लेकिन बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन वो तो डीमन था, वो कहता है कि पहले मैं तुझे मारूंगा और फिर बाकी सबको। और फिर वो राघव पर कंट्रोल पाकर उसके द्वारा ही उसे नुकीले कांच के टुकड़ों से स्टैब करने लगता है। इतने में मैथिली आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और राघव से कहती है कि खुद को कमजोर मत होने दो, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर वो सबको मार देगा, तुम्हें उसे लड़ना ही होगा। तब राघव अपने गिल्ट को ओवरकम करके उसे लड़ता है और घूंसा मारकर उड़ा देता है। इसी दौरान उसके हाथ में विष्णुवा का ताबीज रह जाता है और यही वो तीसरा ऑब्जेक्ट था, एक्शन वाला। राघव मैथिली से कहता है कि सेलर में वो ताबीज पड़ा है, उसे लेकर आओ, और फिर वो ताबीज लेने जाती है। इतने में विष्णुवा राघव पर फिर से हावी हो जाता है, कहता है कि अहम मृत्यु, और खुद को स्टैब करने लगता है। लेकिन तभी बाबा आकर उसे रोक देते हैं और उसे बांध देते हैं, और अब वो छूट नहीं पा रहा था क्योंकि राघव भी अंदर अंदर उसे लड़ रहा था। तभी मैथिली वो ताबीज ले आती है, फिर ये उन सब सामान के अंश को एक पिलर में डाल देते हैं, जिससे कि एक लाइट निकलकर पेंटागन बनाती है। उसी में से लाइट सीधा राघव पर पड़ती है, जो विष्णुवा की आत्मा को खींचकर बाहर निकालती है। और फिर बाबा उसे एक स्फेरिकल केस में बंद कर देते हैं, या कहे कि दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। और फिर इसके बाद राघव ठीक हो जाता है और सब सही हो गया था। राघव और मैथिली अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगते हैं। दोनों बीच पर घूम रहे थे, लेकिन एक बात राघव के दिमाग में हिट कर रही थी, और वो मैथिली से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि विष्णुवा पहले ठीक ही था, वो मॉन्स्टर तब बना जब वो मिरर में अपनी माँ को देखा, तो क्या उसकी माँ उसको मॉन्स्टर बनाई? और फिर लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि विष्णुवा को कोई हेलुसिनेशन नहीं होता था, मिरर में उसकी माँ का भूत दिखाई देता था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। इसकी एंडिंग से तो पता चलता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें कि मेन विलन विष्णुवा की माँ होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।